ओके, नाउ जैसे अपन ने अभी फिक्स इनकम वेरिएबल फिक्स इनकम सिक्योरिटीज देखा था, बेयरिंग सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के बारे में, वैसे ही वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी के बारे में भी आपको देखना है। तो वेरिएबल में ज्यादातर शेयर्स आते हैं, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी अबाउट इक्विटी शेयर्स। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे आपको फिक्स रेट से कुछ भी इनकम नहीं मिलता, यानी जैसे डिबेंचर्स में आपको फिक्स इंटरेस्ट था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो था वो आपको फिक्स, आपको मालूम है 10%, 15% जो भी है परसेंटेज वो आपको मिलने वाली है। पर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में आपको डिविडेंड मिलता है, यानी इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड ऑन योर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको डिविडेंड मिलने की संभावना है, वो भी डिक्लेयर करने के बाद। अगर कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं किया यानी इस साल, तो आपको वो मिलेगा भी नहीं। अभी डिविडेंड देखिए, तो जो इनकम वेरिएबल इनकम का है, तो जो ना फिक्स होता है और ना आपको एक फिक्स सर्टेन रेट में आपको मिलेगा। तो डिविडेंड प्रोसेस कैसी है देखिए, इसमें डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी आपके जो भी इक्विटी शेयर्स रहेंगे उसके ऊपर जो भी फेस वैल्यू रहेगा, जैसे आप इंटरेस्ट निकालते थे नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू के ऊपर, सेम डिविडेंड भी आपको उसके ऊपर ही निकालना है। समझो अगर उन्होंने बोला कि 20% डिविडेंड मिलने वाला है, तो 20% उसके ऊपर आप निकाल सकते हो, पर डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड ऑन शेयर्स एक्रू ऑन द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी आपका जो डिविडेंड है आपका जब डिक्लेयर होगा तब वो एक्रू होने वाला है, और पेड कब होगा, इज पेड टू द होल्डर ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ बुक क्लोजर, यानी आपका जब भी बुक क्लोज करोगे आप, तब आपको ये जाके मिलने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। यानी आपने देखा होगा कि फिक्स इनकम में कितने पीरियड का होता है, कितने पीरियड आपने होल्डिंग किया है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे होल्डिंग वगैरह नहीं देखा जाता, कितने आप महीने होल्ड कर रहे हो वगैरह, वो पूरे साल का एक ही बार जो जब भी ड्यू डेट होता है तब ड्यू डेट को आपको मिलने वाला है डिविडेंड। नेक्स्ट देखिए, डिविडेंड इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन, dividend is recorded only when actually received, यानी डिविडेंड कब मिलने वाला है आपको, जब भी आप रिसीव करोगे तभी, यानी तभी एंट्री आपको वहां पे करनी है, एक्रूड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। नो एंट्री इज पास फॉर एक्रूड डिविडेंड, जैसे अपन एक्रूड इंटरेस्ट की करते थे फिक्स इनकम में, यहाँ पे एक्रूड करने की जरूरत नहीं है, जब आप रिसीव करोगे तभी आपको एंट्री करनी है। रिलेटिंग टू द पीरियड बिफोर एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज, यानी आप परचेस करने से पहले अगर डिविडेंड मिला होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीव। अगर आपको उसके बाद मिलने वाला है, यानी आप होल्डर हो और उसके बाद अगर आपको मिलने वाला है, तो credited to the investment account and after acquisition credited to dividend account, यानी आप बिफोर एक्विजिशन अगर ट्रीट करते हो डिविडेंड, तो आपको कैपिटल रिसीव करना पड़ेगा और उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपने एक्विजिशन किया है तो डिविडेंड अकाउंट, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट का कॉलम रहेगा वैसे डिविडेंड अकाउंट का कॉलम रहेगा, तो उसमें आपको वहां पे एंट्री करनी है। यानी फिर से देखते,
Dividend is always calculated on face value or nominal value. Dividend on shares accrues on the date of its declaration and is paid to the holder of the shares on the date of book closure, irrespective of his actual period of holding. यानी कितना पीरियड होल्डिंग है उसका लेना देना नहीं है, जब भी बुक आपका क्लोज हो रहा है उस डेट को आपको वहां पे लेना है. डिविडेंड इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड. अगर आपने एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है, आपको मिला है डिविडेंड, तो ही उस डिविडेंड के बारे में सोच सकते हो. यहाँ पे एक्रूड डिविडेंड वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता. अगर बिफोर एक्विजिशन यानी परचेस करने से पहले कोई डिविडेंड आपका डिक्लेयर हुआ हो तो आपको ये कैपिटल रिसीव्ड बोला जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा आपको. और अगर आपने परचेस किया उसके बाद डिक्लेयर हुआ डिविडेंड तो डिविडेंड कॉलम में लिखना है. यानी ऐसे दो उसके टाइप्स है. ओके, यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिए. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इक्विटी शेयर्स का फॉर्मेट देखिए. सेम कॉलम्स, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम था फिक्स इनकम में तो यहाँ पे डिविडेंड आ गया. बाकी कॉस्ट कॉलम आपका सेम है. ओके, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट. सेम क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके सब एंट्रीज सेम है. टू ओपनिंग बैलेंस, देन अगर परचेस किया हो आपने तो टू बैंक, अगर आपको बोनस मिला हो तो बोनस शेयर्स का टू बोनस शेयर्स, अगर राइट शेयर्स मिले हो आपको तो राइट शेयर्स का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक. देन प्रॉफिट ऑन सेल, अगर सेल से कुछ प्रॉफिट हुआ हो, जैसे प्रॉफिट की एंट्री आप फिक्स इनकम में भी किया करते थे वैसी एंट्री यहाँ पे है. और देन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग है. इसका क्लोजिंग है ये डिविडेंड का क्लोजिंग है. जैसे इंटरेस्ट का क्लोजिंग रहता था वैसे ये डिविडेंड का क्लोजिंग है. बाकी तो सेम ही है सब. देन आपका यहाँ पे देखिए सेल की एंट्रीज है. यहाँ पे आपने अगर सेल किया हो तो अगर आपको डिविडेंड मिला हो तो ये दो एंट्रीज यहाँ पे आएंगे. जैसे इंटरेस्ट के वैसे ही किसका बच रहा है? ओके, प्लीज म्यूट कीजिए. ओके, सेम आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है फिक्स इनकम वैसे ही आपका ये वेरिएबल इनकम का है. सेम कॉलम, कॉलम में कुछ आपको अलग नहीं है. एंट्रीज भी वैसे ही सेम रहते हैं, पर आपको ये देखना है कि डिविडेंड के बारे में सोचना है. देन बोनस शेयर्स क्या है, राइट शेयर्स क्या है, ये देखेंगे. Yes, bonus shares. What is bonus shares? An investor of equity shares may receive bonus shares for which shareholders do not make any payment. These shares received because of existing holding.
The investor will record the receipt of the bonus shares on the debit side of the investment account. In number of shares or face value column only, यानी number of shares और face value column में ही आएगा, आपको cost में नहीं आएगा. This will reduce the cost of existing holdings. As per Income Tax Act, in case of sale of bonus share, the full sale proceeds are treated as capital gain. यानी बोनस शेयर्स मीन्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, यानी एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर्स है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी का, अगर उस कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया तो बोनस शेयर डिक्लेयर करने के बाद जो भी शेयर होल्डर वहां पे है वो शेयर होल्डर को एक बोनस दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से. यानी वो बोल दे कि आपके पास अगर समझो 5 शेयर्स है तो हम आपको 1 शेयर्स बोनस में देने वाले हैं. अगर आप 5 शेयर्स आपके पास होल्ड करते हो तो आपको 1 शेयर्स हम बोनस देंगे. तो बोनस शेयर्स जो है वो आपको खरीदना नहीं है, आप पैसा नहीं दोगे उसका, दैट इज अ गिफ्ट. इसलिए बोनस शेयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपको ये बोनस शेयर्स जो है डेबिट साइड में लिखना है. जैसे आपने अभी देखा था फॉर्मेट, उसमें लिखा था 2 बोनस शेयर्स, तो वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पे 2 बोनस शेयर्स. पर अमाउंट कहाँ पे आएगी? ओनली इन फेस वैल्यू कॉलम. क्यों? क्योंकि वहां पे आपने कुछ पैसा ही नहीं दिया है तो कॉस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, कॉस्ट तो नील ही रहेगा. कॉस्ट कब आता है? जब आपने अगर पैसा दिया हो और परचेस किया हो तभी आएगा. तो सिर्फ ओनली इन फेस वैल्यू कॉलम, यानी अगर 10,000 के आपको बोनस शेयर्स मिल गए तो 10,000 आपका फेस वैल्यू कॉलम में ही आएगा, नॉमिनल वैल्यू कॉलम में ही आएगा, नॉट इन डिविडेंड और नॉट इन कॉस्ट. ओके, कॉस्ट ही नहीं ना, पैसा नहीं दे तो कॉस्ट कहां से आया? ओके, देन ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस करता है क्योंकि आपको गिफ्ट मिला है ना, तो इसलिए आपका ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस करता है. और एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये इसको कैपिटल गेन गिना जाएगा. अगर आपने बोनस शेयर सेल किया तो आपकी ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो बोला जाता है उसको, यानी आपने परचेस नहीं किया है. और समझो ये 10,000 के शेयर्स आपने 12,000 में मार्केट में सेल कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा ये पूरा 12,000 जो आपने सेल किया है उसका टैक्स भरना पड़ेगा. व्हाई? क्योंकि आपकी कुछ कॉस्ट भी नहीं हुई है पर आपने सेल किया है, यानी आपने प्रॉफिट कमाया है अच्छी तरह से, तो उसका आपको टैक्स भरना पड़ेगा. तो इसलिए बोनस शेयर्स एक गिफ्ट की तरह है. उसकी एंट्री जब भी प्रॉब्लम करेंगे एंट्री देखेंगे उसकी. नेक्स्ट, राइट शेयर्स. Right shares represent the offer given by the company to existing shareholders to subscribe shares at specific price. If the shareholder decide they can pay the amount and the company will allot these shares. यानी राइट शेयर जैसे बोनस शेयर से गिफ्ट है, वैसे राइट शेयर्स एक अलग चीज है. राइट शेयर्स में देखिए क्या बोला है उन्होंने, अगर राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देना है, राइट शेयर्स भी आपको आउटसाइड को किसी को नहीं देना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है आपके पास उसको ही देना है. जैसे बोनस शेयर में देखा था सेम देना है, पर एक प्राइस दी जाती है, स्पेसिफिक एक कंसेशन दिया जाता है कि आपको अगर एक 10 रुपए का अगर हो ये शेयर्स तो आपको मिलेगा एक 5 रुपए में, 6 रुपए में आपको मिल सकता है, 10 रुपए में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कंसेशन, पर एक स्पेसिफिक प्राइस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, आउटसाइड नहीं, आउटसाइड किसी को नहीं दिया जाता, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. एक स्कीम रहती है ये. बोनस शेयर्स गिफ्ट है पर राइट शेयर्स में आपको पैसा देना पड़ता है. तो अगर शेयर होल्डर ने बोला कि मेरे को चाहिए वो राइट शेयर्स, तो अगर उसने पे किया वो अमाउंट तो कंपनी उसको वो शेयर्स अलॉट कर सकती है. राइट शेयर्स हक है उसके ऊपर. क्यों? क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ. बोनस शेयर इज अ गिफ्ट बट राइट शेयर्स में पैसा आपको देना पड़ेगा. इसलिए इन केस they decide not to accept the shares, they may ignore
the same or if possible may dispose the offer for consideration। अगर उनको चाहिए शेयर्स तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो डिस्पोज भी कर सकते हैं, यानी हमको ये नहीं चाहिए ऐसा शेयर होल्डर बोल सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। The amount received is credited to profit loss account as per accounting standard 13। अगर उन्होंने वो राइट शेयर्स बाहर किसी को सेल कर दिए, यानी उन्होंने खुद ने नहीं लिया है पर बाहर सेल कर दिए, उसका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट वहां पे कंसीडर होगा, पर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता है, ये ध्यान रखिए, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं, वो खुद का उसका प्रॉफिट लॉस जो रहेगा उसके बारे में वहां पे सोचा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये कुछ भी नहीं आएगा। ओके, पर राइट शेयर्स अगर उसने खरीदे हो और उसने खुद ने लिए हो तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा, अगर बाहर उसने सेल कर दिया हो कंसिडरेशन में तो वो कुछ भी नहीं आ सकता। ओके, यानी शेयर होल्डर के ऊपर है एक्सेप्ट करे या ना करे, इग्नोर कर सकता है वो, राइट शेयर्स चाहिए या ना चाहिए वो शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए, राइट शेयर्स, उसमें फर्स्ट जो प्रोसेस है एक्सेप्टेंस ऑफ राइट शेयर्स व्हेन इशूड। अगर उसने एक्सेप्टेंस लिया हो राइट शेयर्स का, यानी शेयर होल्डर ने एक्सेप्टेंस लिया हो, तो वहां पे क्या करना है आपको, नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्डेड इन नॉमिनल वैल्यू कॉलम, अमाउंट पेड is recorded in cost column। nominal value recorded in nominal value column, amount paid is recorded in cost column। यानी जो भी राइट शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू रहेंगी वो नॉमिनल वैल्यू आपको कहाँ पे लिखनी है, नॉमिनल वैल्यू कॉलम में। और अगर उस राइट शेयर्स में अगर कुछ कॉस्ट आपने पे किया हो, आपने कुछ पैसा दिया हो, तो ये कॉस्ट कॉलम में आने वाला है राइट शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट टू आउटसाइडर। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ये उन्होंने क्या बोला है, ये आउटसाइड आपको सेल करना है, तो सेल करना है आउटसाइड वही राइट एंटाइटलमेंट जो राइट शेयर्स आपको कंपनी देने वाली है। अगर उसने बोला कि मेरे को आउटसाइड सेल करना है, मेरे को लेना नहीं है पर मेरा राइट है वो, तो मेरे को वो आउटसाइड सेल करना है, तो अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं दिखेगा, ये अमाउंट रिसीव्ड जो रहेगी जो बाहर सेल की उसने, वो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट आपको एंट्री करनी है, क्योंकि उसने वो प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि कुछ खरीदा ही नहीं है उसने, डायरेक्ट वो सेल कर रहा है, तो इसलिए ये अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, परचेस ऑफ राइट फ्रॉम आउटसाइडर। अगर उसने परचेस किया राइट शेयर्स आउटसाइडर से, तो उसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट पेड टू सेलर ऑफ राइट एंड टू कंपनीज राइट प्राइस इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन कॉस्ट कॉलम। यानी ये आपको कॉस्ट कॉलम में लेना जरूरी है। अगर परचेस ऑफ राइट फ्रॉम आउटसाइडर, यानी ये परचेस अगर आउटसाइडर से हो गया, तो फिर amount paid to seller of right and to company is right price is debited to investment account in the cost column। ये investment account को आप ले सकते हो। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रोफॉर्मा देखिए, ओपनिंग बैलेंस है, देन जो आपने परचेस किया है डायरेक्ट वो परचेस यहाँ पे आएगा, देन बोनस शेयर्स, देन राइट शेयर्स अगर आपने लिया हो तो राइट शेयर्स यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आपने सेल के ऊपर, यानी यहाँ पे जो सेल रहेगा उसके ऊपर अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। और ये डिविडेंड अकाउंट क्लोज करना है, यहाँ पे देखिए डिविडेंड की एंट्री है बाय बैंक, डिविडेंड कॉस्ट, ये दो क्या है, डिविडेंड कॉस्ट, ये कैपिटल प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट, यानी बिफोर परचेज आफ्टर परचेज। ये जब भी प्रॉब्लम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए बाय बैंक, दैट इज सेल, अगर सेल किया हो तो बाय बैंक, और बाद में आपको यहाँ पे क्लोज करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं रहता, नो एक्रूड इंटरेस्ट,
यहाँ पे एक्रूड डिविडेंड भी नहीं रहता, एक्रूड डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्रूड डिविडेंड की एंट्री नहीं करनी है, जब भी ड्यू डेट रहेगी तब आपको यहाँ पे लेना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, रिकॉर्डिंग शेयर्स ट्रांजैक्शन इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शेयर्स ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। परचेस अगर परचेस किया हो तो नॉमिनल वैल्यू इज एंटर्ड इन द नॉमिनल वैल्यू कॉलम, कॉस्ट इज एंटर्ड इन द कॉस्ट कॉलम। ये सब डेबिट साइड में आएगा आपका, ये सब डेबिट साइड में आएगा, जैसे आपने अभी देखा। देन नेक्स्ट, सेल, व्हेन शेयर्स आर सोल्ड, अगर शेयर सोल्ड किया हो तो नॉमिनल वैल्यू में, नॉमिनल कॉलम में, क्रेडिट साइड में नॉमिनल वैल्यू लिखिए। देन सेल प्रोसीड, जितने भी अमाउंट का सेल किया हो आपने, तो यहाँ पे आपको कैपिटल कॉलम में लिखना है। यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सेल प्रोसीड जो रहेगा वो कैपिटल कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा। अगर डिविडेंड रिसीव्ड किया हो तो आपको द प्रो रेटा अमाउंट रिलेटिंग टू पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन इज एंटर्ड इन द इनकम कॉलम। यानी अगर आपने एक्विजिशन के बाद, यानी परचेस करने के बाद अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड कॉलम में आपको लिखना है, इनकम कॉलम में लिखना है। द प्रो रेटा अमाउंट relating to the period before the date of acquisition, the pro rata amount relating to the period before the date of acquisition, if any, is entered in capital column। यानी अगर आपके परचेस करने से पहले का डिविडेंड हो तो ये आपको कहां पे जाएगा, कैपिटल कॉलम में। तो कैपिटल कॉलम में ये एंट्री करनी है। तो जैसे अपन ने अभी देखा था बाय बैंक, तो वहां पे देखिए डिविडेंड में भी एक अमाउंट दिख रही थी और कॉस्ट कॉलम में भी अमाउंट दिख रही थी प्रोफॉर्मा में, तो सेम वैसे ही ये हो। यानी अगर आफ्टर एक्विजिशन हो तो आपको कहां पे लिखना है, इनकम कॉलम, डिविडेंड कॉलम में। अगर आपका बिफोर एक्विजिशन हो, बिफोर परचेस हो, तो आपको लिखना है वो कैपिटल कॉलम, कॉस्ट कॉलम में लिखना है। ओके, अगर बोनस शेयर्स मिला हो तो नॉमिनल वैल्यू में बोनस शेयर्स की वैल्यू आपको लिखनी है, नॉमिनल वैल्यू में, बाकी किसी में भी नहीं आएगा। नो अमाउंट इज एंटर्ड इन द कैपिटल कॉलम, कैपिटल कॉलम में कुछ भी लिखना नहीं है आपको। देन सब्सक्राइबिंग टू राइट शेयर्स, अगर आपने सब्सक्राइब किया राइट शेयर्स अगर आपने बोला कंपनी को मेरे को इतने राइट शेयर्स चाहिए, तो फिर उसकी एंट्री जो है नॉमिनल वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू कॉलम, देन नॉमिनल वैल्यू अमाउंट डेबिट साइड में, और कॉस्ट में जो भी कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट कॉलम में, कैपिटल कॉलम में, डेबिट साइड में ही। जैसे टू बैंक राइट शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट में कॉस्ट। देन अगर उसने सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट व्हेन द राइट शेयर्स आर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइबिंग, विदाउट, यानी उसने सब्सक्राइब नहीं किया है राइट शेयर्स, डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं, मेरा जो राइट है, मेरे जो शेयर्स है बाहर सोल्ड कर रहा हूं, मैं, मेरे को बाहर सोल्ड करने हैं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को आपके शेयर्स नहीं चाहिए, मैं शेयर्स जो मेरे राइट्स है वो बाहर सेल कर रहा हूं, तो कहां पे आएगी, नो एंट्री इज मेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। ये कहां पे करनी है एंट्री, sale proceeds are normally credited to the profit and loss account as recommended by accounting standard 13। यानी जो भी बाहर सेल करोगे आप, वो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको क्रेडिट करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ओके, तो ये एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। बाहर सेल किया तो डायरेक्टली, सब्सक्राइब अगर किया आपने तो आपको एंट्री करनी है। ओके, तो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास देख सकते